अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 19 में डेवलपमेंट इन द एनिमल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द एनिमल्स। प्लांट्स में हमने डेवलपमेंट पढ़ी, वहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसमें जो ग्रोथ है वो को रिलेट करती है एक दूसरे के साथ। स्टेम की हाइट इंक्रीज होना, साइड पे ब्रांचिंग होना, ये दोनों रिलेट कर रही हैं। और ये किस पे डिपेंड कर रहा था वहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स, मतलब हॉर्मोन्स यानी ऑक्सिन और साइटोकाइनेस की जो रेशियो थी उस पर डिपेंड कर रहा था। अब एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स में जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे कंट्रोल की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडरगो बाय एन ऑर्गेनिज्म in the course of its development from a single fertilized egg into a highly complex and independent living organism। क्या आपके पास डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें क्या स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो से कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो बनना है उसे उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी का। यहाँ से आपने ये डेफिनेशन हाईलाइट कर लेनी है एम्ब्रियोलॉजी की। इंडिपेंडेंट लिविंग लाइक हिज पेरेंट्स। डेवलपमेंट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। अब डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन आ जाती है, शुरू में भी की थी, यहाँ पे भी है। इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स with each step setting up the necessary conditions for the next step। ये डेवलपमेंट हमारा क्या है? ऑर्डर सीक्वेंस है। किस चीज़ का? इरिवर्सिबल स्टेप्स का। उनमें हर जो पिछला स्टेप होता है अपने से अगले वाले के लिए इन्वायरमेंट जो है वो प्रिपेयर करता है ताकि अगला स्टेप जो है वो स्टार्ट हो सके। जब तक पिछला स्टेप कंप्लीट नहीं होता अगला स्टार्ट नहीं होगा। सिंस तो ऑल द एनिमल्स हैव सम रिलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमने जो एवोल्यूशन में पढ़ा था, हमने कहा एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है एनिमल्स की, उसमें भी जो अर्ली स्टेजेस हैं वो सेम है मोस्टली एनिमल्स में। तो इसीलिए हम अर्ली स्टेजेस सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम उन अर्ली स्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि जो एनिमल डेवलपमेंट में अर्ली स्टेजेस होती हैं वो क्या है। उन अर्ली स्टेजेस में सबसे पहला स्टेप आ जाता है गैमीट फॉर्मेशन का, स्पर्म और एग फॉर्मेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाता है फर्टिलाइजेशन का। गैमीट और एग, स्पर्म और एग्स बन जाते हैं, आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज एग बन जाएगा। फर्टिलाइज एग आपके पास अभी यूँ कह सकते हैं कि ये एक सिंगल सेल है हमारे पास जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। उसके बाद आ जाता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है कि आपके इस एक सेल से इस तरह डिवाइड करके दो सेल, ये सिंगल सेल था एक, इसमें सेंटर में डिवीजन हुई और आपके पास ये दो सेल्स बन गए। इसको हम नाम दे देते हैं क्लीवेज का। अब दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह फर्दर डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक जो गोल मैस है सेल्स का वो बन जाता है जिसके अंदर यूँ राउंड राउंड आपके पास राउंड शेप के सेल्स मौजूद होते हैं। ये पूरा मैस ऑफ सेल्स है। तो इस प्रोसेस से जो हमारे पास मैस ऑफ सेल्स बनता है उसे नाम दे देते हैं क्लीवेज के बाद मरूला का। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? जर्म लेयर्स आर फॉर्म। जर्म लेयर्स हमारे पास तीन है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब ये याद रखना है आपने कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? जर्म लेयर्स फॉर्म होती है। और जर्म लेयर्स क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में हमारे पास ऑर्गन्स जो हैं वो बनना शुरू होते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन से निकला है ना वर्ड, तो इसीलिए इसमें हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन फॉर्मेशन को। बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म्ड, सेल इंटरेक्टेड एंड डिफरेंशिएटेड। सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और हर ऑर्गन के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जब सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं अब उन ऑर्गन का साइज इंक्रीज होगा, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ से जो अडल्ट बॉडी फॉर्म है वो बन जाती है। ये मेन की इवेंट्स हैं एनिमल डेवलपमेंट की। ये मेन इवेंट्स हैं जो होते हैं जिससे एक जाइगोट से कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बनता है। आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द एनिमल डेवलपमेंट, तो आप जर्नल स्टेजेस में ये लिखेंगे या की इवेंट्स ऑफ एनिमल्स डेवलपमेंट। और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि हर स्टेज में क्या हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ मॉडल ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं हम, चिक डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। द डेवलपमेंट ऑफ द चिक हैज बीन टेकन एज अ बेसिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट। इट विल प्रोवाइड बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम एंड द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द बॉडी फॉर्मेशन। कि जो अर्ली ऑर्गन्स फॉर्मेशन है वो तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स में ऐसी ही है जैसी अब हम चिक में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन, पहला स्टेप आ जाता है द चिक एग called the yolk is surrounded by the various accessory coverings secreted by the female reproductive tract।
ये चिक में देखें तो योक के बाहर कवरिंग्स मौजूद होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो वो सिक्रीट करती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड नॉर्मली टेक्स प्लेस जस्ट एज द ओवम इज एंटरिंग द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन कब होती है? जब एग फॉर ओविडक्ट में एंटर होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद शेल इज सिक्रेटेड एज द एग पासिस थ्रू द शेल ग्लैंड। जब वो शेल ग्लैंड से पास आउट होता है वहाँ शेल बन जाता है। व्हेन एन एग हैज बीन लेड, जब जो है वो एग ले कर दिया जाता है, द डेवलपमेंट सीज अनलेस द टेम्परेचर ऑफ द एग इज केप्ट नियरली अप टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द मदर। जब एग ले कर दिया जाता है, डेवलपमेंट तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक एग का टेम्परेचर मदर की बॉडी के बराबर ना हो जाए। तो इन इंक्यूबेटिंग एग्स आर्टिफिशियली, द इंक्यूबेटर्स आर यूजुअली रेगुलेटेड एट द टेम्परेचर बिटवीन 36 to 38। इंक्यूबेशन वो पीरियड होते हैं जिसमें अंडों को 36 से 38 डिग्री पर रखा जाता है, फिक्स टेम्परेचर पर, ताकि उसमें डेवलपमेंट जो स्टार्ट हो सके। वो सारा प्रोसेस जिसमें हम इंक्यूबेशन डेवलपमेंट कंप्लीट होती है और उससे चिक बन जाता है, वो पूरा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। एट दिस टेम्परेचर चिक completes development and is hatched on the 21st days। याद रखिए कितने डेज में वो हैच करता है? 21st डेज। और टेम्परेचर कितना चाहिए? 36 to 38। ये थोड़ी अर्ली स्टेज डेवलपमेंट की क्लीवेज की दिखाई है। ये एक सिंगल सेल था, सबसे पहले एक सेंटर से लाइन हुई, 2 सेल्स बन गए, 2 के बाद फिर एक इधर से लाइन हुई, 2 से 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स, 4 बन चुके थे। उसके बाद दोनों की साइड्स पर इस तरह डिवीजन्स हो गई। अब आपके पास टोटल कितने सेल्स आ गए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल स्टेज आ गई। 8 सेल स्टेज के बाद और फर्दर डिवीजन स्टार्ट होगी। अब आपके पास इस तरह एक राउंड सेल है, ये येलो कलर का जो पोर्शन है ये सारा योक है, और उसके ऊपर इस तरह राउंड शेप के ये दरमियान में ये जो पूरा मैस है, ये वाला ये मैस ऑफ सेल्स है, छोटे 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 सेल्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द एग अंडरगोज द सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स, यानी माइटोसिस से होती है कॉल्ड द क्लीवेज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन विच इज नोन एज क्लीवेज। इन बर्ड्स एग क्लीवेज में आप ये डायग्राम शो करवाएंगे। द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन इज confined to a small disc of the protoplasm laying on the surface of the yolk। अगर हम चिक में देखें, आपके पास ये एक योक है, योक के ऊपर जो पिछले डायग्राम में देखा था इस तरह एक गोल डिस्क है। डिवीजन जो है वो सिर्फ इसी डिस्क पोर्शन में हो रही है, पूरी योक पे नहीं हो रही। एट द एनिमल पोल, जो हम एग में देखते हैं, एग में 2 पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल एक वेजिटल पोल। जो एनिमल पोल होता है कि अगर आपके पास ये एग है, एग में एक एरिया एनिमल पोल कहलाता है, एक वेजिटल पोल कहलाता है। वेजिटल पोल के तरफ योक की अमाउंट ज्यादा होती है, जबकि जो एनिमल पोल होता है वहां पे जो जाइगोट होता है वो मौजूद होता है, और इसमें एनिमल पोल की तरफ इस तरह डिवीजन होती है और आगे फर्दर सेल जो है वो बनते रहते हैं। द क्लीवेज फुरो स्टार्ट इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन्स। अब क्लीवेज फुरो अगर हम बनाना चाहें, ये हमारे पास सेल है एक सिंगल क्लीवेज फुरो, यानी ये क्लीवेज फुरो सेल जो डिवाइड होता है 2 में, साथ इन्वेजिनेशन होती है, वो दरमियान में ये जो लाइन बनती है क्लीवेज फुरो कहलाती है। 2 सेल्स बन गए, ये 2 सेल्स अब यहाँ से इस तरह डिवाइड करेंगे तो 4 सेल्स बन जाएंगे। ये 4 सेल्स बन गए, इन 4 सेल्स की साइड पर इस तरह 2 डिवीजन एक साथ होती हैं, जिससे 8 सेल स्टेज बन जाती है। 2 क्लीवेज प्लेन्स आर वर्टिकल। फर्स्ट 2 क्लीवेज प्लेन्स वर्टिकल है ना, कि आपके पास ये एक सेल है, पहली डिवीजन, अगर पहली डिवीजन आपकी इस तरह हो रही है, 2 सेल्स बन रहे हैं, दूसरी डिवीजन इस तरह होंगी तो 1 2 3 4 सेल्स बन जाएंगे। तो पहले 2 डिवीजन में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। एंड कट underneath the cytoplasmic and separated from the yolk। फर्स्ट 2 डिवीजन हमने का वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टली थी, पैरेलल टू द सरफेस, एंड दिस कट्स द underneath the cytoplasm एंड सेपरेटेड फ्रॉम द योक। जो लास्ट डिवीजन होती है वो नीचे की तरफ से होती है, जो उसको योक से अलहदा कर देती है। द सक्सेसिव क्लीवेज बिकम इरेगुलर एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। आहिस्ता आहिस्ता सेल्स इंक्रीज होंगे तो आपके पास इस तरह मैस ऑफ सेल्स बन जाएगा, जिसमें काफी सारे छोटे सेल्स मौजूद है, उसको कहते हैं मोरूला। मोरूला के बाद इसके अंदर एक कैविटी बनना शुरू होती है, उस कैविटी को नाम देते हैं हम ब्लास्टोसेल का। जब ब्लास्टोसेल कैविटी बन जाती है और 2 लेयर्स बन जाए, अपर एंड लोअर, उन स्टेज को हम नाम दे देते हैं स्टूला का। द क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राउंड क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। जो ये सेल्स बनते हैं स्मॉल साइज के, इनको हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर्स का। ये ब्लास्टोमेयर्स है। दिस इज द मोरूला कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड मैस ऑफ सेल्स, 2 or more layers in thickness।
डिस्क शेप मैस है सेल्स की। अब वो सेल की जो थिकनेस है वो 2 लेयर भी हो सकती है, तो उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेइंग क्लोजर योक, आपके पास ये योक है, योक के ऊपर इस तरह आपको एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये डिस्क जो है वो 2 लेयर थिक भी हो सकती है, 3 लेयर थिकनेस भी हो सकती है, 4 लेयर भी हो सकती है। कम से कम जो है हमने कहा 2 लेयर थिकनेस होती है इसकी। इन द सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म द सेल आर smaller and completely defined, while those at the periphery are flattened and larger. उनका जो सेंटर के सेल होते हैं वो राउंड होते हैं और कम्प्लीटली डिफाइन होते हैं, जबकि कॉर्नर वाले जो सेल्स हैं वो फ्लैटेंड होते हैं। इसमें अंदर एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं और उस स्टेज को नाम दे देते हैं ब्लास्टोला का। और ये जो अपर लेयर होती है वो एक्टोडर्म ब्लास्टोडर्म कहलाती है। कि द मॉड्यूलर स्टेज इज शॉर्ट लिव्ड, छोटी सी होती है, एंड सून चेंजेस इनटू ब्लास्टोला एंड इज characterized by the presence of segmentation cavity और the ब्लास्टोसील। पहचानते कैसे हैं कि अब मरूला से ब्लास्टोला बन चुके हैं? जब उसमें ये ब्लास्टोसील बन जाती है। ये योक है, योक के ऊपर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर थी, हमने कहा था ना मोस्टली 2 लेयर थिकनेस होती है। ये नीचे लेयर्स हैं, 2 लेयर्स ऊपर आ जाती हैं, बाकी लेयर्स नीचे मौजूद हैं और दरमियान में कैविटी बन चुकी है, उस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। द मार्जिनल एरिया ब्लास्टोडर्म इन विच द सेल्स रिमेन अनडिटैच्ड, सेंटर से तो वो डिटैच हो चुके हैं लेकिन कॉर्नर से अभी भी अटैच ही हैं योक के साथ। एंड क्लोजली एडहेरेंट इट इज द जोन ऑफ जंक्शन, इसे जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। ये कॉर्नर्स रीजन और बैक रीजन जहाँ से वो अटैच है, ये क्या कहलाता है? जोन ऑफ जंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है ब्लास्टोला के बाद गेस्ट्रोला। गेस्ट्रोला स्टेज में क्या होता है? आपकी ये प्रिमिटिव स्ट्रेक बनना शुरू होती है, यानी जो अपर लेयर है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है और सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। अपर लेयर हमारी एक्टोडर्म बन जाती है, दरमियान में कुछ सेल्स एक्टोडर्म से माइग्रेट करके सेंटर में आ जाते हैं। उन सेंटर में आने से एक मैस ऑफ सेल्स बनता है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म, और जो लोअर लेयर होती है वो बना देती है हमारी एंडोडर्म। और उसी के साथ साथ एक्टोडर्म के अंदर एक सेंटर में डिप्रेशन बनना शुरू होता है, उस डिप्रेशन को हम नाम दे देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रेक का। It is characterized by the movement and rearrangement of the cells in the embryo. During gastrulation, the blastoderm splits into the 2 layers. जो ब्लास्टोडर्म थी वो 2 लेयर्स में टूट जाती है, अपर लेयर एक्टो एंड लोअर, एज द अपर लेयर ऑफ द सेल इज एपीब्लास्ट एंड द लोअर लेयर इज हाइपोब्लास्ट। यहाँ अभी पहले हम उसे एपी और हाइपोब्लास्ट का नाम दे रहे हैं। द एपीब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव मेसोडर्म। एपीब्लास्ट क्या है? प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म है, जिसे यानी इसी से बाद में एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनी है एपीब्लास्ट से। अब ये याद रखना कि आपके पास जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म है वो किस चीज से बन रही है? एपीब्लास्ट से। द हाइपोब्लास्ट इज मेनली द प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। प्रिजम्पटिव का मतलब होता है इन्हीं सेल से बाद में एंडोडर्म बनेगी। हाइपोब्लास्ट सेल्स ग्रो आउटवर्ड ओवर द सरफेस ऑफ द योक। अब जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं वो बाहर की तरफ बढ़ते हैं ताकि योक को कवर कर लेते हैं, सेंटर ऑफ द योक, एंड देन डाउनवर्ड अराउंड इट टू फॉर्म द एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द योक सैक, ताकि योक सैक की एंडोडर्मल लाइनिंग जो है पूरी वो बना सकें। एट दिस स्टेज द सेंट्रल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द योक। Under these central cells, a pool of fluid develops, raising them off the yolk and giving the area as a translucent appearance. सेंट्रल एरिया से जो सेल्स हैं वो योक से अलग हो जाते हैं और जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर मूव करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला, ये देखें, ये एरिया जो है ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस आ जाती है। इसीलिए इस एरिया को हम नाम दे देते हैं एरिया पैलोस्ट्रीटा का। वाइल द पेरिफेरल पार्ट, जबकि ये जो कॉर्नर रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये कॉर्नर, ये पेरिफेरल रीजन जो है वहां से सेल्स अभी भी अटैच ही है उसके साथ, अनसेपरेटेड यानी सेपरेट नहीं हुए, और इस एरिया को नाम देते हैं एरिया ओपेका का। आपको पता है ट्रांसलूसेंट और ओपेक जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं? द वाइट एरिया दैट ट्रांसमिट्स लाइट, के वाइट एरिया है जो लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है। द अपर लेयर ऑफ द ब्लास्टोडर्म कंसिस्ट ऑफ प्रिजम्पटिव मेसोडर्म एंड द एक्टोडर्म। अब आपके पास जो अपर लेयर है ब्लास्टोडर्म यानी जो एपीब्लास्ट है उसमें कौन कौन से सेल्स हैं? फ्यूचर एक्टोडर्म के और साथ साथ ये फ्यूचर मेसोडर्म के सेल्स हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली मेसोडर्म बनाने के लिए। उसके साथ जो सेल्स माइग्रेट करके लोअर की तरफ जा रहे थे वो क्या है? एंडोडर्म। ये जो नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट है इसमें कौन से सेल्स मौजूद है? साथ
एंडोडर्मल के, और यही सेल्स जो इनवर्ड माइग्रेट भी कर रहे हैं ताकि योग को कवर कर सके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारे पास नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन की। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है? इन द चिक द मेसोडर्मल सेल्स डू नॉट इन्वेजिनेट एज इन एम्फीबियन, इन्वेजिनेट नहीं करते हैं अंदर की तरफ, बट द माइग्रेट मीडियली, सेंटर में माइग्रेट करते हैं, एंड कॉर्डली, कॉर्डली का मतलब है पीछे की तरफ, और टू फॉर्म बोथ साइड्स एंड क्रिएट अ मिड लाइन थिकनिंग, ताकि मिड दरमियान में एक थिक मैस बना देते हैं, कॉल्ड द प्रिमिटिव स्ट्रीक, विच ग्रोज रेपिडली इन द लेंथ, जो लेंथ वाइज ग्रो करती है पीछे की तरफ, एज मोर एंड मोर प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स कंटिन्यू टू एग्रीगेट इन द मिडल, जैसे जैसे ज्यादा से सेल नीचे इकट्ठे होते रहते हैं और एग्रीगेशन की वजह से डिप्रेशन एक क्रिएट होता रहता है। ऑल दिस रिजल्ट इन द चेंज इन द शेप, जिसकी वजह से ब्लास्टोडर्म जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है। पहले वो फ्रॉम सर्कुलर शेप में थी, अब तो पेयर शेप में हो जाती है, यानी नाशपाती की शेप, लंबाई ज्यादा हो जाती है उसकी, पहले प्रॉपर राउंड थी। The interior end of the primitive streak is occupied by the aggregation of the primitive node or the notochordal. Interior यानी जो हेड वाला पोर्शन यानी फ्रंट पोर्शन होता है, वहां पर कुछ सेल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के थे वहां पे एक मैस ऑफ सेल्स इकट्ठा होता है, राउंड स्ट्रक्चर बना देता है, उसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। while the rest of the cells are mesodermal cells, बाकी सारे सेल्स मेसोडर्मल सेल्स हैं साइड पर। दरमियान में आपके पास एक ये राउंड मैस, ये सारा ये सेंटर वाला मेसोडर्म है, उसी के दरमियान में एक राउंड मैस बनता है सेल का, जिसे हम नोटोकॉर्डल सेल कहते हैं। वो मेसोडर्मल सेल नहीं होते, वो नोटोकॉर्डल होते हैं। ये साइड वाले सेल जो है ये सारे मेसोडर्मल सेल्स हैं। कंटिन्यू टू माइग्रेट ऑफ द सेल्स टेक्स प्लेस बिटवीन द एपी, और भी कंटिन्यूसली माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट ही है। हाइपोब्लास्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव अलोंग द होल लेंथ ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ग्रूव का मतलब होता है एक डिप्रेशन बन चुका है इस तरह, ये आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक थी, उसमें इस तरह एक डिप्रेशन बन गया जिसे कहते हैं ग्रूव। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव अलोंग द होल लेंथ ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक, जिट इज नेम्ड एज प्रिमिटिव ग्रूव। इसको प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। मार्क्ड ऑन ईदर साइड बाय द थिकेंड मार्जिन एंड द प्रिमिटिव रिजेस, जिसके दोनों कॉर्नर जो है मार्जिन थिक होते हैं। प्रिमिटिव रिजेस, रिजेस का मतलब ये उभार से बने हुए होते हैं दोनों कॉर्नर्स पर इसके। इसके बाद end of the primitive streaks, the cephalic end of the primitive streak, closely packed cells form a local thickening known as Hansen's knot। यानी सिफेलिक यानी हेड वाला पोर्शन है इसका, जिसने हेड बनाना है इंटीरियर एंड, वहां पे लोकल थिकनिंग यानी सेल इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा, और वहां पर एक उभार सा बनाते हैं जिसे कहते हैं हेंसन्स नोट। द हेंसन्स नोट हाउएवर मार्क द साइट फॉर समवट स्पेशल टाइप ऑफ इमेजिनेशन। अब जो हेंसन नोट बन चुके हैं इसका मतलब यहाँ से कोई खास तरह के सेल्स हैं जो अंदर की तरफ मुड़ेंगे। इमेजिनेशन का मतलब होता है इस तरह यूं बेंड करना। शॉर्टली आफ्टर द प्रिमिटिव स्ट्रीक हैज बीन फॉर्म्ड एंड द एंडोडर्म वॉल was well established, cell began to push in from the region of Hansen node। Hansen node वाली साइड से सेल अंदर जाना शुरू हो जाएंगे फिर, टू फॉर्म द रोड लाइक नोटोकॉर्ड। वहां पे फिर रोड लाइक एक नोटोकॉर्ड बना लेंगे इन द मिडल बीनीथ द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे जहां पे इमेजिनेशन हो रही थी उसी के नीचे सेल्स जो पहले इकट्ठे हुए थे हेंसन नोड के थिक सेल्स, वो नोटोकॉर्ड अब बना देंगे। इन चिक एम्ब्रियो ऑफ द अबाउट 18 hours, नोटोकॉर्ड इज वन ऑफ द फ्यू प्रोमिनेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स। 18 आवर के एम्ब्रियो में हम नोटोकॉर्ड को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं कि आपके पास ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है, नीचे की तरफ एंडोडर्म होती है, साइड पे माइग्रेटिंग सेल्स होते हैं। यहाँ पे हेंसन्स नोड बनी हुई थी जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे ही आपके पास डिप्रेशन से इस तरह हेंसन नोड बन जाती है, और दरमियान में आपके पास ये एक लाइक रोड लाइक स्ट्रक्चर जो यूं पीछे की तरफ लंबी ना जा रही होती है बन जाती है, जिसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। ये 18 आवर के एम्ब्रियो में हम देख सकते हैं क्लियरली। इन द सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो इंक्यूबेटेड फ्रॉम 18 to 20 आवर्स। सेक्शन का मतलब होता है अगर हमने ये लिया, इसको यूं सेंटर से अगर हम कट करके देखते हैं 18 to 20 hours, it is seen that the ectoderm has spread and become organized into the coherent layer of the cells। पूरी एक यूं राउंड लेयर बन जाएगी। मार्जिन पेरिफेरी मार्जिन जो है वो कॉर्नर से अभी भी योग के साथ अटैच है, एंड द मार्जिनल एरियाज वेयर द एक्सपेंडिंग जर्म लेयर्स मर्ज का मतलब जुड़ी हुई है विद द अंडरलाइंग योग इज नोन एज द जर्म वॉल, एंड द कैविटी बिटवीन द योग एंड द एंडोडर्म, जो योग और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी विच हैज बीन कॉल्ड द गैस्ट्रोसिल इज नाउ टर्म्ड एज प्रिमिटिव गट। एंडोडर्म
और योग के दरमियान जो कैविटी बनी थी, हमने कहा था योग ने एंडोडर्म ने कवर कर लिया था ना योग को, तो वो अब कह देती हैं प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट का मतलब कि इससे अब आगे जाकर गट बनेगी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉम हैंसन्स नोट डोर्सल मेसोडर्म इज फॉर्म्ड। हैंसन नोट से डोर्सल मेसोडर्म बनेगी, यानी वो वाली मेसोडर्म जो हमारी बैक साइड को लाइन करती है। एंड इज ऑर्गेनाइज इनटू सोमाइट्स। सोमाइट्स का मतलब होता है इस तरह राउंड बॉडीज, दोनों साइड्स पर इस तरह राउंड बॉडीज में ये मेसोडर्म इकट्ठी हो जाती है। जो दो राउंड बॉडीज बनी है मेसोडर्म की नोटोकॉर्ड की दोनों साइड्स पर, इनको हम नाम देते हैं सोमाइट्स का। लेइंग द योक इज नोन एज जर्म वॉल एंड द कैविटी बिटवीन द योक एंड, ये हो चुका है हमारा। फ्रॉम हैंसन्स नोट द डोर्सल मेसोडर्म इज फॉर्म्ड एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोमाइट्स। द लेटरल प्लेट मेसोडर्म इज स्प्लिटेड इनटू द टू शीट्स like layers by the somatic mesoderm and the splentic mesoderm। अब हमने कहा कि जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है साइड वाली, वो दो लेयर्स में डिवाइड करती है, सोमैटिक एंड द स्प्लेंटिक मेसोडर्म, विद द स्पेस बिटवीन देम, दोनों के दरमियान में एक स्पेस है। द कैविटी फॉर्म बिटवीन द सोमैटिक एंड स्प्लेंटिक मेसोडर्म इज नोन एज सीलोम। कि आपके पास ये जो मेसोडर्म थी ये सेंटर से यूं कट हो जाती है, कट होने से एक अपर लेयर बनती है सोमैटिक और लोअर लेयर बनती है स्प्लेंटिक। कि आपके पास ये पूरी मेसोडर्मल के सेल्स हैं। अगर हम ये एक सोमाइट को बड़ा करके देखें तो ये सोमाइट इस तरह दरमियान से स्प्लिट होते हैं, यहाँ साइड्स पर अभी भी इसके सेल्स मौजूद होते हैं। ये एक लेयर सोमैटिक कहलाती है, नीचे वाली लेयर स्प्लेंटिक कहलाती है। इसके दरमियान में एक कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं सीलोम का। सोमाइट्स है सीन 25 to 26 hours embryo। There is a compact cell masses lying immediately lateral to the neural fold। neural fold की दोनों साइड्स